Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 2 वर्ण विचार। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो टीचर हमें ए अनार से ग ज्ञानी तक के अक्षरों का ज्ञान करवाते हैं। इसके अंदर जब हम ए आ ई कै खे चे मैं टे जब एक एक लिखते हैं ये कहलाते हैं वर्ण। तो इट मीन्स हमारे वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जैसे मैंने ए लिखा, ए को अगर मैं अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहूँ तो मैं उसे नहीं बांट सकती, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा वर्णमाला। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम ए से लेके जब जय जाने तक के अक्षरों को लिखते हैं उनको हम सीक्वेंस से लिखते हैं, मीन्स एक क्रम के साथ लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं ए लिखा, कहीं चे लिख दिया, कहीं मैं लिख दिया, कहीं टे लिख दिया। हम इस तरीके से नहीं लिखते। हम इन सारे वर्णों को एक सीक्वेंस से एक व्यवस्थित रूप से लिखते हैं और वर्णों का यही व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा वर्ण क्या होता है, भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। और वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित रूप या समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा वर्णों के भेद। वर्ण के हमारे दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हम एक बार इसको डायग्राम से देखते हैं कि ये हमारा वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं। स्वर होता क्या है, वे वर्ण जिनको बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं होती उनको हम स्वर कहते हैं। हमारे स्वर तीन तरीके के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर। इसी तरीके से हमारा व्यंजन होता है। व्यंजन क्या होता है, जिनको बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं व्यंजन। हमारे व्यंजन भी तीन तरीके के होते हैं। ये मैंने आपको केवल बताया है, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे वर्ण कितने तरीके के होते हैं, स्वर और व्यंजन दो तरीके के होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं हमारे 11, जिसमें ए आ ई उ री ए आई ओ औ। वैसे हमारे पास ये दोनों वर्ड भी होते हैं, बट इन दोनों को हम स्वर में नहीं रखते हैं। ये किस काम आते हैं, व्यंजन के साथ काम आते हैं। ये स्वर के अंदर काउंट नहीं होते। तो हमारे स्वर कितने होते हैं, ए से औ तक हमारे 11 स्वर होते हैं। अब इन स्वर को अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसके पहले भेद में पहला होता है हर्ष स्वर। जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है उनको बोला जाता है हर्ष स्वर। जैसे ए ई उ री, हम इनको बहुत स्पीड के साथ बोल सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई मात्राएं नहीं है और इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, इसीलिए इनको बोला जाता है हर्ष स्वर। फिर आता है हमारा दीर्घ। हर्ष से डबल जिसमें समय लगता है, जिसमें 2 गुना समय लगता है। जैसे इसको हमने ए बोला, इसको हमने बोला आ, तो हमें इससे 2 गुना समय लगा। ए को बोलने में हमें जोर नहीं आता, बट आ को हमें थोड़ा जोर लगा के बोलना पड़ता है। ये ई है, ये है ई, ये ऊ है, ये है ऊ। तो इस तरीके से जिन स्वरों को बोलने के लिए हर स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। हमारे दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आ ई उ ए आई ओ औ। फिर आता है हमारा प्लुत स्वर। और हमारा प्लुत स्वर अब स्वर में काउंट नहीं होता है क्योंकि प्लुत स्वर ऐसे लिखा जाता है, ये संस्कृत के कुछ वर्डों में ही यूज होता है। अब इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है।
तो अगर हमें याद करने हैं तो हमें दो ही भेद याद करने पड़ेंगे, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, जिसमें से 4 वर्ड जो है आपके हर्ष स्वर है और बाकी बचे हुए आपके दीर्घ स्वर हैं। तो इस तरीके से जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसके बाद हमारे पास ए और अंग है। अब ये क्या चीज़ है, ये कहलाते हैं हमारे अयोगवा। इन दोनों को क्या बोला जाता है, अयोगवा बोला जाता है, क्योंकि ना तो ये स्वर में यूज होते हैं और ना ही ये व्यंजन में यूज होते हैं। मीन्स इनको दोनों तरीके से हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको अयोगवा बोला जाता है। इसमें हमारा अंग है, इसका हम यूज किसके लिए यूज करते हैं, जब हम किसी भी व्यंजन के 2 अक्षरों को मिलाते हैं, जैसे हंस, पंख, रंग, जंग, इस तरीके से उन अक्षरों के लिए हम अंग का यूज करते हैं। इसके बाद इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं, जिन शब्दों को बोलने के लिए केवल हम नाक का यूज करते हैं, जैसे रंग, संग, यहाँ पे हमारा जो स्वर है वो केवल नाक से निकलेगा, इसीलिए इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। इसके बाद ये हमारा अंग आता है, इसको बोलते हैं अनुनासिक, जिसमें हमारी नाक के साथ साथ मुंह का यूज किया जाता है, जिसमें से नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है, जैसे कांच, सांच। इसके बाद आता है हमारा ये, इसको हम कहते हैं विसर्ग, जैसे प्रात्यय। हमने इसके लिए किसका यूज किया, विसर्ग का, 6। तो ये जो हमारे स्वर हैं इनको हमने अलग अलग बांटा है। 4 हमारे हर्ष में आते हैं, हर्ष स्वर में, और 7 हमारे किस में आते हैं, दीर्घ में। इसके बाद जो बच गए ये अयोगवा, इनको हम अयोगवा भी बोलते हैं, इसके साथ साथ इसको अनुस्वार भी बोलते हैं, ये अलग नहीं है। इन दोनों को अगर पूछा जाए तो ये अयोगवा में आते हैं, अगर इनको अलग अलग पूछा जाए तो इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग बोला जाता है, और ये अनुनासिक है। अनुस्वार में क्या होता है, केवल नाक से आवाज़ आती है, और अंग में नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आती है। इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। हमारे व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब हमारे व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर आप इनको नाम से पढ़ोगे और ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श क्या होता है, जब हम किसी चीज़ों को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। हमारे स्पर्श व्यंजन में क से मैं तक के अक्षर आते हैं। हमारे स्पर्श व्यंजन में क्या आते हैं, क से मैं तक के अक्षर आते हैं। देखो सबसे पहले हमने क वर्ग लिखा, मीन्स क वर्ग में क्या है, क, ख, ग, घ, ड़। हम ये जो हमारी साउंड है आप मुंह से निकाल के देखो, क, ख, ग, तो आपकी जीभ तो ऊपर की तरफ चिपक जाएगी और जो आवाज़ है वो केवल कंठ से आएगी। दूसरा है आपका च, छ, ज, झ, ण। जब आप इन अक्षरों को बोलोगे च, छ, तो आपकी जो जीभ है, जीभ का सबसे आगे वाला जो हिस्सा है, आपके दांतों की तरफ पीछे की जो जगह है, टाइट जगह, उसको बोला जाता है तालु। च, छ, ज, झ, ण, उसको बोला जाता है तालु। तो इन च वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। ट वर्ग किसको स्पर्श करता है, मूर्धा को। जो हमारी जीभ के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है, जहाँ पर जीभ वापस मुड़कर टच हो जाएगी, आप बोल के देखो, ट, ठ, ड, ढ, ण। जब तक आप इनको अपने मुंह से साउंड निकाल के नहीं बोलोगे ये आपको समझ में नहीं आएंगे। इनको बोला जाता है मूर्धा। फिर आता है आपका त वर्ग, त, थ, द, ध, न। जब आप इन 5 अक्षरों को बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो केवल और केवल दांतों को टच करेगी, तो इसको बोला जाता है दंत। मीन्स
अगर आपसे पूछा जाए, पर्सन आपके पास आता है कि तय वर्ग किससे बोला जाता है, तो दंत से, तय वर्ग मूर्धा से। या फिर आपको एक वर्ड दे दिया कि ये थ दे रखा है, ये किससे बोला जाता है, मूर्धा से। फिर आता है आपका पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मै। जब आप इन पांचों नामों को बोलोगे, केवल आपके जो होठ है वो आपस में मिलेंगे। इसके बाद इसमें दूसरा आता है आपका अंतस्थ। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, इंटरनल, जो अंदर से आवाज़ आती है। आप कै खे गै घेड़ा बोलना, इसमें आपकी आवाज़ गले से सुनाई देगी। बट जब आप ये अंतस्थ व्यंजन को बोलोगे तो आप आवाज़ निकाल के देखना, ये, रे, ले, वे। आपकी ये साउंड आपको गले से नीचे का, जस्ट गले से थोड़े से नीचे का जो हिस्सा है, ये आपको वहाँ से फील होती है, इसीलिए इसको अंतस्थ बोला जाता है। मीन्स इनकी जो आवाज़ है वो अंदर से आती है। उसके बाद आता है उष्म। उष्म मीन्स होती है गर्मी। मीन्स शै सलगम, शै षटकोण, शै सपेरा और है हल। मीन्स शै, शे और से है। जब आप इन अक्षरों को बोलते हो तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है। कि जब हम वर्णों को बोलते हैं हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, उसको हम बोलते हैं उष्म व्यंजन। फिर से देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन जो हमारे बॉडी के, मीन्स हमारे मुंह की जीभ जो है वो किसी न किसी पार्ट को टच करती है, उसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें अंदर से हवा निकलती है, मीन्स अंदर से आवाज़ आती है, उसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और जिन वर्णों को बोलने से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, उसको हम उष्म व्यंजन बोलते हैं। तो कै वर्ग कंठ से, चै तालु से, टे मूर्धा से, तै दंत से, पै ओस से। आप इनको अगर रटोगे तो थोड़े टाइम के बाद आप इनको भूल जाओगे। आपको इन्हें रटना नहीं है। आप इनको बोल बोल के देखिए, जहाँ जहाँ पर आपकी जीभ टच होती है उस अंग को आप याद कीजिए। ये था आपका अंतस्थ व्यंजन और ये है आपका उष्म व्यंजन। इसके बाद नेक्स्ट व्यंजन आता है संयुक्त, जिसमें क्षय, त्रय, जय और श्रय। इन चारों नामों को हम व्यंजन के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त क्यों है? क्योंकि ये दो दो चीज़ों से मिलकर बने हैं। जैसे कै और शय से मिलकर बना क्षय, तय और रै से त्रय, जय और न से जय और से और रै से श्रय। तो इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे द्वित व्यंजन, जिसके अंदर दो वर्ण सेम आवाज़ निकालते हैं एक साथ, एक को आधा और एक को पूरा लिखा जाता है, उसको द्वित। द्वित का मतलब होता है दो, कि जिसमें दो व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं, उनको द्वित व्यंजन बोला जाता है। जैसे कच्चा, पक्का, इसके अंदर दो चय, दो कै, दो चय, इस तरीके से ये क्या कहलाता है? हमारा द्वित व्यंजन कहलाता है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले हम देखते हैं एक बार हमारी मात्राएं। हमारे जो स्वर होते हैं उनको हम मात्राओं के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा जैसे हम लगाएंगे कै, कै को आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? का, चा, मा, टा, पा। इस तरीके से जब हम इनको लगाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? आ की मात्रा के शब्द बन जाते हैं। ये है हमारी मात्राएं। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये आ की मात्रा है। जैसे हमने लिखा दाना। ई से छोटी ई की मात्रा लिखा चिड़िया, ये बड़ी ई, और इसको लिखा हमने मछली। अब इन दोनों मात्राओं में क्या डिफरेंस है? छोटी ई की मात्रा का मुंह इधर की तरफ आएगा और बड़ी की मात्रा का मुंह, मीन्स इनका दोनों आमने सामने मुंह होता है। इसके बाद छोटा ऊ, जिसको हम बोलते हैं कुसुम। इनको बोलते टाइम जब हम इन वर्णों को बोलेंगे, जैसे ई को बोला हमने, तो इसको हम बहुत जल्दी से बोलते चिड़िया। लेकिन जब हम इस ई को बोलेंगे हमें 2 गुना समय लगेगा। जैसा मैंने आपको दीर्घ में बताया, मछली, हम मछली नहीं बोलते उसको, हम उसको बोलते हैं मछली। ऐसे ही ऊ है कुसुम,
बट जब हम बड़े ऊ के वर्ड को बोलेंगे तो हम बोलेंगे कबूतर। मीन्स इसको बोलने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। ये छोटे ऊ की मात्रा है आपकी और ये बड़े ऊ की। इसके बाद आती है री की मात्रा। हम इसको रे नहीं बोलते, हम इसको री बोलते हैं। जैसे नृप। ए की मात्रा केला, मेला, टेला, चेला, आई, मैना। ओ की मात्रा ये औ की मात्रा। ये हमारी मात्राएं हैं। इनका यूज हम किस पे करते हैं? इनका यूज हम व्यंजन के लिए करते हैं। तो स्वरों का यूज किसके लिए किया जाता है? व्यंजनों के लिए किया जाता है। ये है हमारा वर्ण विच्छेद। जैसे हमें दे रखा है पुस्तक, हम एक एक वर्ण का वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे प के नीचे ऊ लगा हुआ है तो प और छोटा ऊ। फिर से हमारा आधा है, इसीलिए हम इससे अलग कुछ भी नहीं करेंगे। हम केवल से को लिखेंगे और इसके नीचे हलंत लगा देंगे। फिर हमारा तय के साथ जो दूसरा वर्ण है वो है हमारा जो स्वर ए। फिर क प्लस ए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कर सकते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अम्मा शब्द किसका उदाहरण है? इसके अंदर एक आधा मैं और एक पूरा मैं है। इट मीन्स 2 वर्ण जिसके अंदर 2 व्यंजन एक साथ आते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। फिर आता है रंगीन शब्दों पर सही मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। यहाँ आपको जय दे रखा है। जय के मैंने मात्रा लगाकर बनाया है जो, हिरण, चूड़ी, फूल, पैर, कुर्सी। इसके अलावा अगर आप कुछ बना सकते हो तो आप नए वर्ड बनाइए। अब यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। हम पहले क को अलग करते हैं। क प्लस ए। बै की मात्रा लगी हुई है बड़े ऊ की तो बै और ऊ। फिर हमारा तय और ए, रे और ए। इसमें एक चीज है कि हम स्वरों को स्वर से अलग नहीं कर सकते, बट हम व्यंजन से स्वर को अलग कर सकते हैं। ड्रम, डे ए, रे आधा है इसलिए रे से ए अलग नहीं होगा, मैं ए। व्यंजन वे आधा है इसीलिए केवल हम वे को लगा के हलंत लगाएंगे। ये, ए, ने, जे, ए, ने, ए। ऊष्म, ऊ। यहाँ पे मैंने ए अलग नहीं किया है, आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्या है? स्वर है और स्वर से स्वर को अलग नहीं किया जा सकता। तो मैंने केवल इसको ऊ लिखा। उसके बाद से हमारा आधा था तो हमने हलंत लगा दिया। उसके बाद मैं और ए। फिर आता है आपका सही मिलान कीजिए। इनके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी क्या चीज़ होती है जिसमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती? वो होते हैं हमारे स्वर। ये हर स्वर है। मैंने अभी आपको बताया, आप याद करके बताइए कि हर स्वर कौन से होते हैं। हर स्वर होते हैं ए, ई, उ, री, जिसको बोलने में कम समय लगता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। 33 संख्या किसकी है? व्यंजन की। इन्हें अयोगवा कहते हैं। अयोगवा किसे कहते हैं? अणय और अंगणय को अयोगवा कहते हैं। ये 2 समान व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। 2 समान व्यंजनों के मिलने से कौन बनते हैं? द्वित्व व्यंजन। इनके उच्चारण के समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिसको बोलने से मुंह से ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। इसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये है आपका पहला प्रश्न
कि वह भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दूसरा क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ये कौन से हैं। अब आते हैं आपके दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि जिनको बोलने में हमें हर स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इसके बाद आता है व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा मीन्स हमारी जीभ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपने तय की लाइन बोली, तय, थे, दे, धे, न, तो इसमें हमारी जीवा, हमारी जो जीभ है वो किसको छू रही है, दंत को छू रही है। उसके बाद पै, फै, बै, मै, वो किसको छूती है, हमारे ओष्ठ को। कि हमारी जो जीवा है उच्चारण करते समय अलग अलग हिस्सों को टच करती है, उनको स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं, कैसे, मैं आप लोगों को करवा चुकी, एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। ये है आपका स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु कंठ, जीवा और तालु को स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कि मीन्स इन शब्दों को जब हम बोलेंगे ना तो हमारे कंठ से, हमारी जीभ से, तालु से, इन सब को स्पर्श करती हुई वायु हमारे अंदर से निकलती है। आप इनको बोल के देखना, ये, रे, ले, वे, आपको गले से जो नीचे की जगह है वहाँ पर इसकी जो साउंड है वो महसूस होगी आपको। और तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म ऊष्मा निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे से है। इसके बाद आता है आपका स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बता दिया, ये स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा कंठ, तालु, मृदा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है आपका स्पर्श व्यंजन के एग्जाम्पल। ये आपके स्पर्श व्यंजन के एग्जाम्पल है, उदाहरण सहित आप इनको रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे आँख, पाँव आदि। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे आँख, पाँव आदि। इसके बाद आपकी आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी में यहाँ पे आपको वर्ग पहली दे रखी है जो आपको कंप्लीट करनी है। पुस्तक, कमल, लड़का, काम, मकान, नमक, कलम, महल, घर, रहट, टमटम, महल, लपट। मीन्स कि जो नाम जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसी नाम से नया नाम शुरू हो गया। जैसे पुस्तक का ख़त्म हुआ कै, कमल, ले खत्म हुआ लड़का। इसी तरीके से आप अपने बच्चों को एक्टिविटी करवाइए कि एक बच्चे को कोई नाम बोलने के लिए कहिए, इसके बाद जब वो नाम ख़त्म होता है और जिस वर्ण पे वो ख़त्म होता है उसी वर्ण से कोई नया नाम बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।